हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 6 लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट 5 तक लगा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं जो बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चले तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। मिट्टी के कटाव का क्या अर्थ होता है कि मिट्टी का कटना, मिट्टी के कटने का कारण क्या है निम्नलिखित में से। तो वो हो गया वन, इनमें से कोई नहीं, या जल या सोपानी कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो मिट्टी के कटाव, तो मिट्टी को कटाव में कारण बनता है वह जल। यदि जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है। और बात करें कि वन से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी का क्षरण वन के माध्यम से नहीं होता। वन मिट्टी को रोक के रखता है, वो अपने जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखता है, जिससे वो मिट्टी का कटाव नहीं होता है। सोपानी कृषि से भी मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए ही सोपानी कृषि करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे होगा नहीं, तो कौन सा होगा, जल होगा। जल क्यों होता है, क्योंकि जल जो है वो मिट्टी का कटाव करता है। आप नदी के किनारे भी देखे होंगे कि जल के कारण क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, नैरोबी केन्या में, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैसा कि इसमें पर्यावरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस संगठन एक संगठन बनाया गया है जो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है केन्या, मतलब कि नैरोबी में स्थित है। और इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरण को बचा के रखना, पर्यावरण को साफ सुथरे रखने के लिए यूएनईपी एक संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नैरोबी और केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। मतलब कि बाह्य विलयन को डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, या कोशिका द्रव के से गाढ़ा। मतलब कि निम्नलिखित में से किस विलयन पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि कोशिका का आयतन कब बढ़ जाता है। तो कोशिका का आयतन बढ़ने का मुख्य कारण ये हो जाता है कि कोशिका के बाहर यदि द्रव की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो कोशिका झिल्ली से वो क्या करता है, प्रवेश करता है, और धीरे धीरे अंदर जाकर क्या करता है, कोशिका के अंदर द्रव का मात्रा बढ़ने लगता है और कोशिका का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि एमटीपी का विस्तार क्या है। एमटीपी का विस्तार क्या है, मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मानसिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से एमटीपी का विस्तार क्या होता है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये कब किया जाता है, यदि बच्चे का स्वास्थ्य में, यदि बच्चे को किसी भी तरह का रोग है जिसको जन्म होने के बाद यदि उससे नहीं बच सकता है, या उस बच्चे से उस माँ को प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या किया जाता है, ये डॉक्टर मतलब कि वो भी डॉक्टर वैसा जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल डॉक्टर है, वो क्या करता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या करता है, कुछ दवा से या सर्जरी के माध्यम से उस बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं, और इनर्शिया का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या केजी मीटर, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व का कोई अपना एसआई मात्रक नहीं होता है, लेकिन जड़त्व के नियम से पता चलता है कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है, किसी द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वही हो जाता है जड़त्व का एसआई मात्रक, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। तो जड़त्व का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी। जितना ज्यादा अधिक द्रव्यमान वाला वस्तु होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो गुणसूत्र में मौजूद है, नाभिक, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोसोम, या गोल्जी बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा है जो गुणसूत्र में मौजूद रहता है। तो आपको क्या करना है, इसका जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो गुणसूत्र में वो मौजूद रहता है।
तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो नाभिक दिया हुआ है, बी में दिया है गुणसूत्र बिंदु, उसके बाद दिया हुआ है गोल्जी बॉडी एंड दिया हुआ है सेंट्रोसोम। तो गोल्जी बॉडी एंड गुणसूत्र बिंदु जो है ना वो गुणसूत्र में मौजूद होता है, क्या होता है गुणसूत्र में मौजूद होता है। वही बात करें कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें मौजूद नहीं होता है, लेकिन जो बात करें गुणसूत्र बिंदु है वो मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो तत्व नहीं है। तो तत्व क्या होता है, तत्व वैसे एलिमेंट को बोलते हैं जो एक ही पदार्थ का बना हो, मतलब कि उसको तोड़ के एक से अधिक परमाणुओं में नहीं बदल सकते। लेकिन यौगिक क्या होता है, जो एक या एक से अधिक तत्वों के मेल से बनता है और वो भी एक निश्चित अनुपात से। तो पहला दिखा हुआ मार्बल, मार्बल का फुल फॉर्म क्या होता है, मार्बल को लिखा जाता है CaCO3 कैल्शियम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और जिंक। ये तीनों का तीनों क्या है, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और जिंक हो गया। ये तीनों का तीनों एलिमेंट है, परमाणु है, तत्व है। लेकिन मार्बल क्या है, मार्बल एक कंपाउंड है, मतलब कि ये यहाँ पे देखिए कैल्शियम एक अलग तत्व है, कार्बन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। और ये तीन तत्वों को मिलकर क्या बना है, मार्बल बना हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो वो तत्व नहीं है मार्बल, मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण नहीं है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कवक का उदाहरण नहीं है। ईस्ट है, टॉड स्टूल है, ये सभी, या पुकिनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कवक का उदाहरण नहीं है, तो कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर होता है। और ये इसका उदाहरण की बात करें तो मशरूम को आप देखे होंगे या ईस्ट देखे होंगे, वो क्या है, इसी का उदाहरण है। इसके अलावा जहां कि यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है, टॉड स्टूल और पुकिनिया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कवक है। मतलब कि ऑप्शन सी ये सभी के क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। मतलब कि ईस्ट हो गया, टॉड स्टूल हो गया, पुकिनिया हो गया, या बात करें कि मशरूम, ये सब का सब किसका उदाहरण है, तो ये सब के सब कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। मतलब कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था, पीरियोडिक टेबल था, उस पीरियोडिक टेबल में बाद में कुछ तत्वों को खोजे जाने के लिए क्या किया गया था, कुछ स्पेस को छोड़ दिया गया था। तो निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला, तो निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जिसको बाद में स्थान मिला, वो जर्मेनिया है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको अंतराल को तत्व बाद में आवर्त सारणी में रखा गया, तो इसमें से था जर्मेनियम। कौन था, जर्मेनियम था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके अलावा था स्कैंडियम, क्या था, स्कैंडियम था, जर्मेनियम था और गैलियम था। कितने भरे गए थे, बाद में तीन आवर्त सारणी में 3 स्थान छोड़े गया था और इस 3 स्थान में भरा गया था। पहला तो भरा गया था, एक जर्मेनियम भरा गया था, उसके बाद स्कैंडियम भरा गया था, उसके बाद गैलियम भरा गया था। इस 3 एलिमेंट को मेंडलीव की आवर्त सारणी में छोड़े गए, मतलब कि जो स्पेस छोड़ दिया गया था उस स्पेस में फिलअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। मतलब कि जब एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो मानिए कि हम एसिड को क्या करते हैं, जब हम एसिड को बेस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या बन के मिलता है। जब आप एसिड को बेस से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको साल्ट मिलता है एंड देन वाटर मिलता है, मतलब कि लवण और नमक मिलता है। ये सभी अम्ल क्षार लवण, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लवण सही हो जाएगा। मतलब कि जब आप अम्ल के साथ एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको साल्ट मिलता है, लवण मिलता है एंड देन क्या मिलता है, वाटर मिलता है, जल मिलता है, जिसको H2O भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। मतलब कि वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। पश्चिम चंपारण, गया, पटना, पूर्वी चंपारण। तो वाल्मीकि नगर ना बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो नेपाल से जस्ट बगल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल से जस्ट बगल में पड़ता है। और ये क्या है, बिहार का ही एक राज्य है जहाँ पे क्या है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य। और जीव अभयारण्य में क्या किया जाता है, वहां पे जीव जंतुओं पर क्या किया जाता है, जीव जंतुओं पर रिसर्च किया जाता है या पेड़ पौधों पर रिसर्च किया जाता है। जीव अभयारण्य का अर्थ क्या है, जीव अभयारण्य का अर्थ होता है कि वहां पे
जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। मतलब कि बिहार के जितने भी जीव जंतु हैं, वो हाथी हो गए, शेर हो गए या हाथी हो गए, उसको क्या किया जाता है, वहां पे रिसर्च किया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसके बारे में हाइब्रिड, मतलब जानते होंगे कि एक दो जीव को हाथी करवा के निषेचन करवा के तीसरा जीव का भी वहां पे क्या किया जाता है, वो सब के सब किसमें कराया जाता है, जीव अभयारण्य में कराया जाता है। और वहां पे जीवों को रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब कि आप सुनते होंगे कि ये जीव खत्म होने पर आ गया, जैसा कि तेंदुआ का नाम सुनने में आया होगा कि तेंदुआ क्या है, तेंदुआ भारत में लगभग खत्म हो चुका है। उसको 1952 या 1950 में सरकार घोषित कर दिया था कि तेंदुआ की समाप्ति हो गई है भारत से। तो उसी तरह से वैसे जीव जो समाप्ति की ओर चले गए हैं, उनको क्या करता है, रिजर्व करके रखता है। कौन करके रखता है, जीव अभयारण्य। और वो कहां स्थित है, तो बिहार के वाल्मीकि नगर, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इनमें से कौन धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर या नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। तो हम बताए थे कि जिसके अंतिम कक्षा में वैलेंस सेल में कितना, जिसके अंतिम कक्षा में वैलेंस सेल में वैलेंस सेल में यदि 1, 2 और 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको धातु बोलेंगे। और यदि उसके वैलेंस सेल में क्या 5 हो, 6 हो और 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अधातु बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हम परमाणु संख्या की बात करें तो 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 6 होता है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, अधातु हो गया। तो ऑप्शन ए में क्या पूछा, धातु पूछ रहा, तो ये तो नहीं होगा। देन बात करें सोडियम दिया हुआ है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका वैलेंसी लिखे, वैलेंस शेल कितना होता है, 2, 8, 10 और 1, 11। इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। और जिसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, धातु होता है। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धातु सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सल्फर की भी बात कर लेते हैं। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 16 नंबर पे आता है। और यदि ये 16 नंबर पे आता है तो इसका आते लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2, 8, 10 और 6, 16। यदि इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या होगा, अधातु होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 और 5 होता है। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। और यदि ये 5, 6 और 7 रहता है तो क्या होता है, अधातु होता है। लेकिन एक सोडियम ही है जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यदि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो। मतलब कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन जो हो रहा है, मतलब कि विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, समय के वर्ग के, मतलब कि समय के वर्ग मतलब कि t² के समानुपाती हो तो वस्तु का गति कर रही होगी बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, या घटते त्वरण के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको इसका जवाब देना है कि यदि कोई वस्तु विस्थापन कर रहा है किसके, समय के वर्ग के अनुसार, तो उस वस्तु का क्या होगा, उस वस्तु का त्वरण बढ़ेगा, घटेगा या समानुपाती रहेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक समान त्वरण से गति करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। मतलब कि हमको जो बैटरी से विद्युत प्राप्त होता है वो किस प्रकार का होता है, तीनों में से कोई नहीं, एसी होता है या डीसी होता है, डीसी होता है या एसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो हमको बैटरी से प्राप्त होता है। तो एसी करंट होता है वो एक दिशा में गमन करता है। जो एसी करंट होता है वो क्या करता है, एक दिशा में गमन करता है। लेकिन जो डीसी करंट होता है वो अलग अलग दिशाओं में गमन करता है। जैसे कि हमारा जो घर में जो बिजली आता है वो डीसी होता है, एसी होता है, वो क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में गमन करता है। लेकिन जो बैटरी से जो अति निकलता है, विद्युत धारा निकलता है, वो डीसी होता है, मतलब कि एक ही दिशा में गमन करता है। तो ऑप्शन सी डीसी सही हो जाएगा। मतलब कि जो बैटरी से विद्युत धारा निकलता है वो एक दिशा में गमन करता है तो डीसी हो जाएगा। यदि यही पूछता कि हमारे घरों में, तो वो क्या हो जाएगा, एसी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है कि गाय की स्वदेशी नस्ल की विशेषता क्या है। मतलब कि जो गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल मतलब कि हम लोग जो गाय को पोसते हैं उसकी विशेषता क्या है, वो दीर्घ अवधि तक दूध देती है। तो बात सही है। कुछ ऐसे भी गाय होते हैं जो अल्प अवधि तक, मतलब कि कुछ ऐसे गाय होते हैं जो लंबे समय तक दूध देते हैं, और कुछ ऐसे भी गाय होते हैं जो कम समय तक दूध देते हैं। तो ऑप्शन अल्प अवधि तक दूध देता है ये भी सही हो जाएगा। ए व बी दोनों, या बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता का होना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन होना चाहिए और ए व बी के साथ डी भी होना चाहिए, मतलब कि बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता। मतलब कि जो देसी नस्ल के जो गाय होते हैं ना उसके प्रति जो रोग और प्रतिरोध मतलब कि रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो देसी नस्ल की अधिक होती है, और दूध भी लंबे अवधि तक देता है। इसको तीनों होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे भी गाय होते हैं जो कम समय तक ही दूध देते हैं, लेकिन यहाँ ए व बी दोनों दे दिया तो यही सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चार द्रव ए बी सी तथा डी का अपेक्षिक घनत्व, मतलब कि चार द्रव है, ए है, बी है, सी है तथा डी है, उसका अपेक्षिक घनत्व है क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबे जाएगा। मतलब कि तीन घनत्व का अपेक्षिक घनत्व का क्या दिया है, वैल्यू दे दिया है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा वस्तु है जो सबसे पहले डूब जाएगा। ए का सी दिया हुआ है, बी का बी दिया हुआ है, सी का डी दिया हुआ है, या डी का ए दिया है। मतलब कि कौन सा द्रव है जो सबसे पहले डूब जाएगा। तो जिसका घनत्व कम होता है वो सबसे पहले डूब जाएगा, और सबसे कम घनत्व किसका है 0.8, 0.08 किसका है, सी का, और सी का घनत्व कम है तो ये सबसे पहले डूब जाएगा। मतलब जिसका घनत्व सबसे कम होता है वो जल्दी डूब जाता है, और जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है वो लेट से डूबेगा। और सबसे अधिक घनत्व किसका है, ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वो लेट से डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि द्रव का गैस में बदलना क्या होता है। मतलब कि कोई द्रव है, द्रव मतलब कि लिक्विड, वो लिक्विड क्या कर रहा है, गैस में बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे, ऊर्ध्वापातन बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, या विसरण, निम्नलिखित में से क्या बोलेंगे। तो कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऊर्ध्वापातन। तो ऊर्ध्वापातन क्या होता है, ऊर्ध्वापातन में कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, ये सब क्या होता है, या आयोडीन हो गया, या सूखा कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा बर्फ, वो शुष्क बर्फ, वो सब क्या होता है, वो डायरेक्ट बर्फ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप कपूर को जलाइएगा तो लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वापातन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव से गैस, तो वो हो जाएगा वाष्पीकरण में ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि एमिनियोटा, मतलब कि एमिनिया समूह में शामिल है। एमिनिया समूह में कौन सा शामिल है, पक्षी और स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, या सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो बात करें कि जो एमिनिया समूह होता है, उस एमिनिया समूह में सरीसृप भी होता है और पक्षी भी होता है और स्तनधारी, मतलब कि तीनों वर्ग आते हैं। जो लंबी कशेरुका, कशेरुका किसको बोलते हैं, कशेरुका का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुका बोलते हैं। मतलब कि हम लोगों के पास रीढ़ की हड्डी है तो हम लोग क्या हो गया, कशेरुका वाला जीव हो गया। या बात करें कि जो पक्षी के भी पास क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। या सांप की बात करें, जो सरीसृप का क्या हो गया कि जो रेंग के चलता है, और जो रेंग के चलता है वो उसके पास भी क्या होता है, उसके पास भी रीढ़ की हड्डी होती है, सरीसृप होती है। इसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब एमिनिया समूह में आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18-19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। मतलब कि जो बिजली का घंटी है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या ऊष्मीय प्रभाव। निम्नलिखित में से किस प्रभाव पे बिजली घंटी कार्य करता है, तो वो काम करता है चुंबकीय प्रभाव पे। किस पे प्रभाव पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे। अब मानिए कि विद्युत धारा किसी बिजली घंटी से आप क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा और वो घंटी बजने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। मतलब कि जो समतल दर्पण, मतलब कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और लेटरित।
उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा वास्तविक। तो जो समतल दर्पण होता है वो आभासी और लिटरली को क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। लिटरली को क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मतलब कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? पहला तो एक आभासी बनता है और दूसरा क्या बनता है? उल्टा बनता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हम क्या किए? तो आज हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 6 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।